गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कवर करेंगे द हिंदू 3 तारीख का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है विजिंजम पोर्ट को लेकर के, जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री ने किया है। विजिंजम पोर्ट या बंदरगाह, तो ये विजिंजम पोर्ट जो है वो केरल में स्थित है, केरल के त्रिवेंद्रम में। तो आप राज्य याद रखेंगे, केरल में स्थित है, क्योंकि वहीं पर भी मोदी जी गए हैं उद्घाटन के लिए। ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डीप सी पोर्ट, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय डीप सी पोर्ट है, SEA डीप सी पोर्ट। दूसरा पर्पज क्या है इसका? ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, पहला फर्स्ट कंटेनर जिसमें सामान ले आते हैं, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये याद रखेंगे, जो जरूरी है आपके लिए। फर्स्ट कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, इसको हिंदी में ही लिख लीजिए। ट्रांस का मतलब होता है इधर से उधर, शिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? विझिंजम। इसी के लिए डेडिकेटेड है। अब ये होता क्या है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अगर आपको पता चले तो आप आराम से लगा सकते हैं। कंटेनर का मतलब जिसमें सामान होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि इंटरमीडिएट पॉइंट के रूप में होता है, मध्यवर्ती बिंदु के रूप में। जैसे तो करता क्या है कि जैसे समुद्री लेन जो होती है, यहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, तो वहाँ पर जो कार्गो होता है, सामान, कार्गो को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा इन द सेंस छोटे छोटे शिप वहाँ पर आते हैं अपना सामान लेकर, और एक बड़ा जहाज़ होता है जहाँ पर इस पर लाद दिया जाता है। तो छोटा छोटा जहाज़ छोटा छोटा सामान लेकर आया, मतलब थोड़ा सामान, तो उसको इस बड़े पर लाद के फिर ये आगे जाता है डेस्टिनेशन पर, जहाँ इसको जाना है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए मध्यवर्ती पोर्ट के रूप में काम करते हैं, और ये फ़ायदा होता है इसका। दूसरा, मान लीजिए बड़ा जहाज़ लाता है, सामान यहाँ उतारा, और सामान उतार के छोटे जहाज़ों में लाद लिया गया, और आपस में पास में ही डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँच गए। तो ये दोनों काम करता है। तो कार्गो को इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करेगा? कार्गो को कंसोलिडेशन को बोलते हैं, आप इकट्ठा ही लिख लीजिए, इकट्ठा या एकत्रित करने का काम। कैसे एकत्रित होगा? छोटे जहाज आएंगे, सामान होता है, फिर वो बड़े जहाज में लाद के सामान आगे जाता है। तो इसी क्या हुआ, यहाँ इकट्ठा हो गया, और इससे कास्ट कम हो जाती है। प्लस ये अंतर्राष्ट्रीय रूट पर होते हैं, जो सी रूट होते हैं, तो ये हब का काम करते हैं, वैश्विक व्यापार के हब के रूप में काम करते हैं। हब का मतलब होता है केंद्र। हब के रूप में कैसे? जैसे एक एग्जांपल में मैप बनाते हैं।
ये मैं बनाया हूँ आपका अफ्रीका, ये हो गया इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पर आपका पोर्ट है सिंगापुर। फॉर एग्जांपल सिंगापुर भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यहाँ कोलंबो का पोर्ट है वो भी वही है, ठीक है, दोनों ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो सिंगापुर में क्या होता है, यहाँ से कई जगहों से सामान आया, मान ली भारत से गया, इधर बांग्लादेश है, तो यहाँ छोटे छोटे जहाज़ों से पहुँचा, बड़े जहाज़ में यहाँ लादा गया और फिर आगे इधर चीन को भेज दिया गया, इधर जापान है, रूस है यहाँ पर पड़ता ऊपर, यहीं फिलीपींस भी होता है, तो वहाँ सामान आराम से पहुँच जाएगा। या उधर से सामान आया, इधर चीन से आया, रूस से आया, जापान से आया, कोरिया से आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया गया और फिर यहाँ सारी जगहों पर भेजा जाएगा। ये है ट्रांसशिपमेंट का काम। तो अब देखिए ये जो सिंगापुर है इसकी क्या विशेषताएं हो गई। एक तो मध्यवर्ती पॉइंट है, व्यापार का रूट कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूट है ये, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आगे जाते हैं, तो केंद्र में स्थित है, तो हब हो गया, तो व्यापार के हब के रूप में, जैसे यह हब के रूप में काम कर रहा है वैसे हमारा जो विझिंजम बना है वो भी काम करेगा। वैश्विक व्यापार है तो सभी देश करते हैं वहाँ से। व्यापार मध्यवर्ती बिंदु भी है, ठीक है, यहीं पर कार्गो इकट्ठा भी हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आगे। ये डेस्टिनेशन नहीं होता है, ये ऐसे जो पोर्ट होते हैं यहाँ पर आता है सामान जाता है, ठीक है, तो कार्गो कलेक्ट भी हो रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेट होता है। तो यही काम होगा हमारे विलिंगडन पोर्ट पर। अब जब ये काम होगा, ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा बहुत सारा फ़ायदा है। एक तो भारत का शिपमेंट हमारा 75% बाहर से होता था, तो अब भारत का शिपमेंट यहाँ से होगा, 75% बाहर से हम लोग करते थे। अब जब हमारा शिपमेंट यहीं से होगा तो पैसा बचेगा हमारा और ये देश में ही रहेगा और देश का विकास में लगेगा फिर, पहली। दूसरा, जब इतना बड़ा पोर्ट बनाया गया है केरल में तो इससे क्या होगा, रोज़गार सृजन होगा, क्योंकि लोगों को काम भी तो करना पड़ेगा, तो रोज़गार सृजन होगा। अब जब रोज़गार सृजित होता है अर्थव्यवस्था में तो क्या होता है, कोई रोज़गार करेगा तो उसके बदले में उसको मिलती है आय। जब किसी व्यक्ति को आय मिलती है तो उसकी आय क्या होगी, बढ़ेगी। आय जब बढ़ेगी तो जीवन स्तर भी बढ़ेगा उसका, तो ये विकास है, जीवन स्तर जब बढ़ता है तो विकास होता। ठीक। तीसरा, यहाँ पर जो पोर्ट ये बनना है तो जो भी यहाँ से वस्तुओं का लेना देना होगा, पोर्ट भी आएंगे यहाँ पर, पोर्ट इन द सेंस सॉरी जहाज़ आएंगे, तो जहाज़ों की मरम्मत के लिए भी यहाँ पर हम लोग खोल रहे हैं, कहाँ पर, कोचीन में। एक अलग से नोट कर लेंगे, केरल के कोची में हम लोग खोल रहे हैं क्या, जहाज़ बनाने का और रिपेयरिंग का काम, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर खोला जाएगा, कस्टमर बेस पे होगा। तो इन सब इससे क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिल पाएगी जब हम सामान को इधर से उधर पहुंचाएंगे। सबसे ज़रूरी बात जो इससे होगी, ये पोर्ट वाली बात जो हमने बताई ये यहाँ से अलग है, इसको अलग नोट कर लेंगे, लेकिन ये इससे जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में सुधार होगा। भारत का जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में क्या होगा, सुधार होगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस बेटर होगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेटर हो जाएगा भारत का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है किसी भी देश में
व्यवसाय करने के लिए कितनी आज़ादी है या कितनी सुविधा है, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस समझा देते हैं आपको। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि कोई सामान है आपका, जैसे गुड्स जिसको बोलते हैं, एक सामान को जैसे यहाँ पर बनाया गया, आप यहाँ बेचना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? आप रोड बना दीजिए, रोड बन गए तो सामान के आवागमन के लिए कितनी सुविधा है। यहाँ से आपने सामान भेजा, अगर हाईवे बना हुआ है, एक्सप्रेस वे बना हुआ है, मान लीजिए डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, एक्सप्रेस वे बना हुआ है तो 3 घंटे 4 घंटे में पहुँच जाएगा। नहीं है तो 10 घंटे लग रहे हैं, तो लॉजिस्टिक क्या होगा? 10 घंटे अगर लग रहे हैं तो लॉजिस्टिक आपका बहुत ख़राब है। मान लीजिए कोई ऐसा सामान जिसको स्टोरेज की भी आवश्यकता है, तो बीच में इसने स्टोरेज बना लिया यहाँ पर, तो स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो, ब्यूरोक्रेसी का हर्डल ना हो कि पता लगता है यहाँ सामान चले, आरटीओ ने यहाँ रोक लिया, तो ये चीज़ें ना हो। ये सब क्या है? लॉजिस्टिक्स हैं जो व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस भी सुधरेगा भारत का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पंजाब हरियाणा का विवाद हो रहा है। जल को लेकर। क्या है मुद्दा? मुद्दा क्या है? ये सब इंडस रिवर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 3 डैम बने हुए हैं। 3 डैम का मतलब होता है बांध। तो 3 बांध हैं। कौन कौन से? एक है भाखड़ा बांध, दूसरा है ब्यास, और तीसरा है रणजीत सागर या रणजीत। ये तीनों डैम हैं। इन तीनों से जल मिलता है 3 राज्यों को। एक तो आपका पंजाब हो गया, पीबी मैंने लिखा हुआ, HR फॉर हरियाणा हो गया, तीसरा होगा RJ दैट इज राजस्थान। इन तीनों को जल मिलता है। इस जल का प्रयोग कहाँ होगा? जल का प्रयोग सिंचाई, घरेलू उपभोग और इंडस्ट्रियल औद्योगिक उपयोग। औद्योग मतलब कोई उद्योग लगा, उसको पानी चाहिए। अब ये तीनों डैम गुजरते हैं कहाँ से? पंजाब से। तो पंजाब इसको भी पानी देता है, पंजाब इसको भी पानी देता है। तब पंजाब ने कहा कि भाई, पंजाब के CM हैं भगवंत सिंह मान। तो पंजाब का कहना है कि ये लोग दोनों ही राज्य अपने जो हिस्से का पानी ले चुके हैं, तो हम जल अब नहीं छोड़ेंगे, जल उतना नहीं देंगे। अपने हिस्से का जल ये इस वर्ष का उपयोग कर चुके हैं, हम दे देंगे। पंजाब कह रहा है तो हमारा काम कैसे चलेगा? इसलिए पंजाब जो है इन डैम से जल छोड़ने के तैयार नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी समस्या अभी क्यों आई? क्या पहले से पहले समस्या नहीं थी? अभी क्यों ये समस्या? अभी क्यों? इसका रीज़न ये है, महीना कौन सा चल रहा है इस समय? अप्रैल मई। हर साल इसी महीने में समस्या होनी है। अप्रैल मई का जो महीना होता है गर्मी का महीना होता है, और गर्मी में क्या होता है? तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब गर्मी के महीना होता है, तापमान ज़्यादा होता है, तो अब इसी गर्मी के महीने में जल भी कम आता है। जल आपूर्ति, तो मैं जलापूर्ति लिख दे रहा हूँ। जल की आपूर्ति कम होती है और गर्मी के महीने में मांग बढ़ जाती है। किसकी?
जल की। तो ये समस्या गर्मी में हर जगह होनी है जहाँ जहाँ पर ऐसा होता है। अब जब मांग बढ़ गई, अब सोचिए आपूर्ति, मान लीजिए कि क्यूसेक में इसको मेजर करते हैं, 3000 क्यूसेक की आपूर्ति हो रही है, डिमांड है 5000 क्यूसेक की, तो ये 2000 क्यूसेक कहाँ से आएगा? तो इसलिए संघर्ष है, गर्मी के महीने में तापमान बढ़ जाता है और जल की आपूर्ति कम हो जाती है नदियों के माध्यम से, और उस गर्मी के महीने में मांग बढ़ जाती है। क्यों? आप कूलर चलाओगे, इसके अलावा सिंचाई में जब करते हैं तो सिंचाई ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है सिंचाई। जैसे क्यों? क्योंकि हर हफ्ते करनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होता है, ज़मीन सूख जाती है। ज़मीन सूख जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा खेती, तो खेती प्रभावित होगी। तो समस्या क्या होने वाली है, अगर सिंचाई नहीं की जाएगी हर हफ्ते या 10 दिन पर, तो खेती का जो प्रोडक्शन है कृषि का वो घट जाएगा, किसानों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। घरों में भी उपभोग बढ़ जाता है, लोग ज़्यादा नहाते हैं, हर चीज़ में गर्मी में उपयोग बढ़ ही जाता है, उद्योगों में भी बढ़ जाएगा, तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन जल उतना ही आ रहा है। इवन जल उतना क्या, गर्मी के महीने में और कम हो जाता है। अभी यही ज़रूरत जब गर्मी से मानसून की ओर जब जाएंगे, सपोज़ करिए आप जून जुलाई की बात करें, जुलाई अगस्त में, अब जुलाई अगस्त में दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? मानसून का सीज़न होता है, वर्षा होती ही है मानसून में। और जब मानसून के सीज़न में वर्षा होगी तो दो फैक्ट हैं, नदी का जल स्तर भी बढ़ जाएगा, नदी का जल स्तर बढ़ेगा, सतलज नदी, ब्यास नदी, तो इनको जल ज़्यादा मिलेगा, कैनाल जो नहरें हैं, एक बात। दूसरा, जब वर्षा होगी तो पंजाब हरियाणा में भी तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो यहाँ मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वर्षा हो गई, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाएगा तो मांग कम हो जाएगी, तब डिस्प्यूट क्यों होगा, जल ज़्यादा है मांग ही कम है। तो क्या होता है, एक्स्ट्रा जो शेष जल होता है बचा हुआ, वो तो समुद्र में जाता है ना, फिर बचा हुआ जल समंदर में जाता है। कहाँ से होते हैं, पाकिस्तान से होते हुए, या पाकिस्तान यूज़ करता है, लेकिन वो क्यों यूज़ करेगा, उसके पास भी तो वर्षा हो ही रही होगी। तो ये सब गर्मी की समस्या है। तो अब ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है दो राज्यों के बीच में, ये विवाद हो गया इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतर राज्यीय विवाद है। तो ये कोई नया विवाद नहीं है कि ऐसा है कि इसी स्टेट ने किया है। अभी जल को लेकर जो विवाद है, आप देखेंगे मुल्ला पेरियार डैम है, पिछले महीने चर्चा में था, मुल्ला पेरियार बांध, इस पर भी डिस्प्यूट है। ये है एक्चुअल में केरला और तमिलनाडु के बीच में, तमिलनाडु को मैं टीएन लिख रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। डैम बना है केरल में, डैम का मतलब बांध, लोकेशन केरल में है, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट, काडवम पहाड़ियाँ। जल इसका जाता है तमिलनाडु को, तमिलनाडु में एक नदी है वैगई, उसको ट्रांसफ़र होता है वैगई बेसिन को, और आगे यूज़ किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है। तो जल जाता है तमिलनाडु को, बना हुआ है केरल में। अब ये डैम हो गया है काफ़ी पुराना, 1880-90 के आसपास बना हुआ है, 100-125 साल पुराना हो चुका है। पुराना हो गया है तो जर्जर भी हो गया है, तो कभी भी टूट सकता है, और टूटेगा तो क्या होगा, नीचे बाढ़ आएगी, मतलब आपदा आएगी, टूटेगा तो आपदा आएगी। वो आपदा कहाँ आएगी, केरल में है तो केरल में ही आएगी। अब ये सब सोच के केरल ने क्या किया, इस डैम को कहा ये खतरनाक डैम है, एक कानून पास करके इसको खतरनाक डैम घोषित कर दिया। अब ये केरल कह रहा है कि इसको जो है बंद किया जाए, इस डैम को गिरा दिया जाए। तमिलनाडु क्या कह रहा है कि अगर पुराना हो गया है, तुम्हारी बात ठीक है, काफ़ी पुराना हो गया, जर्जर भी हो गया, तो उसको रिपेयर करवा देते हैं, पैसा हम दे देंगे।
लेकिन केरल इस पर एग्री नहीं है। तो ये विवाद पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, एक कमीशन को, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, निस्तारण के लिए। तो ये यहाँ का विवाद हो गया। इसके अलावा कृष्णा नदी को लेकर, महानदी को लेकर विवाद होते ही रहे हैं। तो ये नदियों को लेकर होता ही, क्योंकि नदियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवाहित होती हैं। ये तो अंतर्राज्यीय विवाद हो गया, दो राज्यों के बीच। दो देशों के बीच भी विवाद होगा, क्योंकि नदी क्या होती है, उसकी कोई सीमा तो है नहीं। एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित होगी ही होगी। अभी देख लीजिए, सिंधु नदी को लेकर विवाद चल रहा है हमारा पाकिस्तान के साथ में। हमारा चीन के साथ में ब्रह्मपुत्र को लेकर डिस्प्यूट रहता ही है। गंगा नदी को लेकर हमारा बांग्लादेश से डिस्प्यूट रहता है। क्यों? क्योंकि जो भूगोल है, भूगोल की कोई सीमा नहीं है। वो एक देश से दूसरे देश में बहेगी ही। बाउंड्री तो हमने से खींची है ना यहाँ पे। अब ये इंडिया हो गया, इधर बांग्लादेश है। जल तो गंगा नदी का जाएगा ही जाएगा बांग्लादेश, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये विवाद है। तो ऐसे जो विवाद होते हैं, इनका निस्तारण कैसे किया जाना चाहिए? सहयोग से। तो सहयोग से, तो इसको बोलते हैं सहयोगात्मक संघवाद। संघ की जो यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, आपस में सहयोग। इकाई का मतलब हो गया संघ की इकाई राज्य। तो संघ की जो इकाइयाँ हैं, जो राज्य हैं, वो आपस में सहयोग करके किसी भी विवाद का निपटारा एकदम प्रेम पूर्वक करें। ठीक है, यही है सहयोगात्मक संघवाद, ना कि संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष से विकास नहीं होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, एक है अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी, नाम है AFD, फुल फॉर्म हो जाएगा अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी। तो ये जर्मनी की पार्टी है, पहली बात। AFD स्मॉल f है यहाँ पे। कभी कभी हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। D फॉर जर्मनी होता होगा, तो जर्मनी की पार्टी है तो जर्मन शब्द होगा ये। ठीक है, आप ऐसे ही याद कर लेंगे। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी इसका फुल फॉर्म है, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए इसको। ये वहाँ की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इससे कुछ ज़रूरत हमें निकालनी है। चुनाव हुआ तो दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। ये राइट विंग पार्टी है। राइट विंग पार्टी वो पार्टी होती है जो परंपराओं को बनाए रखने में भरोसा करती है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो। जैसे भारत में बीजेपी राइट विंग पार्टी है और कांग्रेस लेफ्ट विंग पार्टी है। ठीक है, तो ये राइट विंग पार्टी है जर्मनी में। वहाँ की इंटेलिजेंस ने इसको घोषित कर दिया है कि ये जर्मनी के लिए अच्छी नहीं है। इंटेलिजेंस ने कहा कि जर्मनी की जो डेमोक्रेसी है उसके लिए ये पार्टी ठीक नहीं है। जर्मनी के देश के लिए ये पार्टी ठीक नहीं है। तो इस पर क्या किया गया? सैंक्शंस लगाए गए हैं। सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं, इस पर और अधिक वॉच रखा जाएगा कि ये क्या कर रही है, ये क्या नहीं कर रही है। तो इस पर निगरानी बढ़ा दी गई है। तो बात ये है यहाँ पर हमारे समझने के लिए कि वैश्विक स्तर पर ये हो रहा है कि जो सत्ताएं हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं अपोजिट पार्टीज़ को, कुछ ऐसा है। तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, हमारे लिए जो ज़रूरी था थोड़ा सा वो आपने देख लिया, बाकी एड्रेस में किस दिन चर्चा करेंगे। एक है टिकटॉक को लेकर के न्यूज़। टिकटॉक ऐप है ना, उसको लेकर के है। ये भी आपके सिर्फ सूचना के लिए क्या है, इस पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना बहुत हेवी जुर्माना है। कितना? $600 मिलियन का। किसने लगाया है? यूरोपीय आयोग ने लगाया है, यूरोप ने लगाया है। ठीक है, कारण बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना यहाँ पर। कारण क्यों? टिकटॉक चूँकि भारत में भी काफ़ी यूज हो रहा है, इसलिए भी हमें जानना चाहिए। कारण क्या है? टिकटॉक को जो लोग यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूज़र। जो भी टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, जो भी पर्पज़ है,
यूज़र यूज़ करते हैं तो उनसे कुछ डेटा क्रिएट होता है या जनरेट होता है, नाम, गांव, पता, या बाकी चीज़ें। और इस डेटा को क्या किया, यूरोप से चीन को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, डेटा जनरेट कहाँ हुआ, यूरोप में। और टिकटॉक ने क्या किया कि डेटा अपना ट्रांसफ़र कर दिया चीन। जबकि डाटा प्रोटेक्शन को लेकर स्पष्ट रूल हैं यूरोप में कि डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। डेटा प्रोटेक्शन को लेकर स्पष्ट रूल है, उसी का उल्लंघन किया है इसने। डेटा प्रोटेक्शन में राइट टू प्राइवेसी खतरे में आ जाती है। भारत भी तो यही कर रहा है कि भाई हमारा डेटा हमारे पास, राइट टू प्राइवेसी खतरे में आ जाती है। हमारा सारा डेटा अगर चीन को चला जाएगा तो चीन हमारे बारे में सब कुछ जान जाएगा, उसी हिसाब से वो उसका इस्तेमाल करेगा। इसीलिए भारत ने भी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून बनाया है, या प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, तो हमें भी सतर्क होना चाहिए कि कोई भी कंपनी जो विदेश की हमारे यहाँ काम कर रही है वो हमारे डेटा को किसी और देश में ट्रांसफ़र नहीं करेगी। पहली बात, उस डाटा का स्टोरेज हमारे देश में होगा और उस पर हमारी सरकार का कंट्रोल होगा। तो इससे हमारी जो निजता है वो बनी रहेगी कम से कम, क्योंकि हमारा डेटा हमारे देश में है। नेक्स्ट है, जाति जनगणना का विवाद काफ़ी चल रहा है इस समय, तो मैं इसको आज डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि क्या है और क्या इससे मिलेगा और अब तक क्या हुआ। ठीक है, तो जाति जनगणना को लेकर पहले हम समझते हैं जनगणना को। जनगणना को बोलते हैं इंग्लिश में सेंसस। एक बार तो शब्द ही पूछा गया था कि सेंसस किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में तो जनगणना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि पहले तो सेंसस देखते हैं क्या है, सेंसस का इतिहास क्या रहा, कि कब से स्टार्ट हुआ, इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है। इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएगा, इसका उल्लेख आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है, और रिसेंटली आईने अकबरी एक बुक है अबुल फजल की, उसमें भी उल्लेख है। तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, कौटिल्य। और अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी है, राजनीति की। क्वेश्चन ये भी आता है। और अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ नोट कर लीजिए। आईन अकबरी अबुल फजल की है, जो अकबर के शासनकाल से जानकारी देती है। तो इसमें भी जनगणना के बारे में बताया गया है। ठीक, अब आते हैं नियमित रूप से कैसे स्टार्ट हुआ भारत में। भारत में भी दो पहलू हैं इसके। कौन से, एक है स्वतंत्रता से पहले, तो स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। तो जनगणना का आरंभ हुआ स्वतंत्रता पूर्व काल में। कब, 1872 में। वायसराय कौन था, मेयो, लॉर्ड मेयो। नियमित रूप से आरंभ हुआ 1881 से, नियमित रूप से मतलब हर 10 साल पर होगा, रोज हर 10 साल पर होगा, रोज कैसे होगा। उस समय कार्यकाल किसका था, लॉर्ड रिपन। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। हम आज़ाद कब हुए तो आप लोग जानते ही, 1947 में। इसी क्रम में, स्वतंत्रता पूर्व वाले ही क्रम में हर 10 साल पर होता ही है, 1931 में हुआ पहुँचे हम लोग।
किसमें पहुँचे, 1931 में। ये पॉइंट यहाँ से आरंभ होता है हमारा, जिसको हम चर्चा करने वाले हैं। तो 1931 में ही पहली बार जातिगत जनगणना करवाई गई। तो 1971 में पहली बार जनगणना करवाई गई। कौन सी? जातिगत जनगणना। इसको बोलते हैं कास्ट सेंसस। कास्ट जो हमारा टॉपिक है। तो आज़ादी से पहले एक ही बार करवाई गई थी, वो 1931 था, जातिगत जनगणना। उसके बाद कभी नहीं करवाई गई, आज़ादी के बाद भी नहीं करवाया गया। 1941 में करवाया तो गया जातिगत जनगणना, लेकिन इसका डेटा पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि ये वो दौर है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो डेटा पब्लिश नहीं। आज़ादी के बाद हमने जनगणना करवाई पहली कब? 10 साल में, 1951 में, लेकिन इसमें जाति को शामिल नहीं किया गया। तो 1951 की जनगणना में कास्ट सेंसस को शामिल नहीं किया गया। जाति की जो गणना थी उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो क्या किया गया, 1951 से शुरू क्या हुआ, SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गणना की जा रही है। प्लस धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर धर्म की भी गणना हो रही है कि कितने लोग किस धर्म से हैं। ये चल रहा है, 1951 से ही चला रहा है अब तक। अब क्या ऐड किया जाएगा इस बार जो जनगणना होनी है 2021 की। तो इस बार जो जनगणना होनी है 2021 में, क्योंकि 2021 की जनगणना हो नहीं पाई है, क्यों? कोरोना की वजह से। ठीक है, तो अभी होनी है जनगणना 2026 से शायद हम लोग करेंगे। तो इसी जनगणना में क्या करेंगे कि जो जातिगत जनगणना है वो करवाई जाएगी। क्या करवाएंगे? जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। अब इसमें क्या शामिल होगा, हमारा मुद्दा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसी जनगणना में पहले से जो चल रहा है वो तो चलेगा, SC गणना, ST की गणना और धर्म के आधार पर। इसी में अब स्टार्ट किया जाएगा जो OBC की है जाति गणना, इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो ये हमारा इस समय का जो मुद्दा है जिस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये होगा डेटा। इसके पहले एक घटना और घटी है जो हमें पता होना चाहिए। 2011 जो अक्सर न्यूज़ में भी आता है, 2011 में SECC करवाया गया था सरकार के द्वारा। ये SECC क्या है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई थी 2011 में। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 2010 में हुई थी, ठीक है, 11 नहीं। तो 2010 में करवाया था SECC। तो जनगणना ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना, दो 2010 में करवाया था। कमीशन बनाया गया था, लेकिन हुई गणना 11 में है, तो 11 ही लिख लेते हैं। ठीक है,
तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस गणना 11 में हुई थी, उसी का डेटा पब्लिश किया सरकार ने। हुआ क्या इसमें, 11 में करवाया तो गया, इसमें एक समस्या क्या हुई, ये सेंसस के साथ नहीं हुई थी। मतलब जो जनगणना हुई थी 2011 की, जनगणना से अलग करवाई गई थी। पहले कहा गया कि जनगणना हो जाएगी उसके बाद इसको करवाएंगे। इस बार क्या है कि जनगणना के साथ ही करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसका डेटा पब्लिश किया सरकार ने 2016 में। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का था, डेटा 2016 में पब्लिश किया गया, बट जाति के आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। जाति के आंकड़े पब्लिश नहीं हुए, और इस डेटा को पब्लिश तो नहीं किया गया, लेकिन सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को दिया गया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को, आगे प्रोसेस करने के लिए। अब यहाँ पर जब जनगणना इस समय जो करवाई जा रही है, उसमें जाति को शामिल किया जाएगा, सेंसस के साथ करवाएंगे। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव या परिणाम। तो पहली बार ये डेटा कलेक्ट हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि कौन से वर्ग, कितनी जातियां हैं और कितनी जातियों का कितने का परसेंटेज है, समाज में कौन कितने लोग हैं। तो जब ये डेटा आएगा तो आरक्षण की मांग उठेगी। जो समुदाय ज़्यादा होगा वो क्या कहेगा, हमें आरक्षण की मांग उठेगी, हमको आरक्षण बढ़ाया जाए। दूसरा, कोटा विदिन कोटा वाला सिस्टम शुरू होगा। कोटा विदिन कोटा मतलब जो मान लीजिए कि किसी को मिला हुआ है 27% आरक्षण, जैसे कि 80 में हो रहा है, तेलंगाना में किया गया, तो इसको 3 या 4 वर्गों में बांट दिया जाएगा कि ऐसा करो 10% तुमको मिलेगा, 5% इनको मिलेगा, 12% इनको मिलेगा। अब इसमें कुछ जातियाँ शामिल कर दी गई, कुछ इसमें शामिल कर दी जाएंगे, तो ये क्या होगा, कोटा, ये कोटा था उसके अंदर कोटा हो गया। इसी को उपवर्गीकरण भी कहा जाता है, सब क्लासिफिकेशन। किसका, किसी का भी हो, एससी का करवाना है या ओबीसी का होना है या एसटी का होना है। ठीक है, 2 प्रभाव ये हो गया। तीसरा प्रभाव इसका क्या होगा, अभी परिसीमन होना है। परिसीमन का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा है उसमें परिवर्तन होता है, या निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। ठीक है, तो परिसीमन को डिलिमिटेशन बोलते हैं। परिसीमन किन किन क्षेत्रों का होना है, तो लोकसभा के, एक मिनट, परिसीमन होना है निर्वाचन क्षेत्रों का, निर्वाचन क्षेत्रों का। कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र हैं हमारे पास, 2, एक तो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का, विधानसभा, और दूसरा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना है। परिसीमन क्या है आप समझ गए ना, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। निर्वाचन क्षेत्र, वोट आप लोग करते होंगे, निर्वाचन क्षेत्र का नंबर आता है कि सीमाओं का, ये होता नहीं कि ये वोट कहाँ देंगे वो वोट कहाँ देंगे, यही है सीमाओं का पुनर्निर्धारण। जो पहले से निर्धारित हो रखा है उसमें चेंज किया जाएगा बस। एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं इसको। जैसे ये मान लीजिए कि एक निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ का, उसके बगल में एक निर्वाचन क्षेत्र है ये, उसका नाम है सीतापुर मान लीजिए। तो अभी तक चुनाव इसमें लड़े जा रहे थे। एक है इसके बगल में उन्नाव, ये ऐसे था। अब जब परिसीमन होगा तो क्या करेंगे कि मान लीजिए सबकी जनसंख्या 10 लाख रखनी है, बराबर रखनी है, 10 लाख नहीं बराबर रखनी होती है।
लखनऊ संख्या बढ़ गई। तो ऐसा करेंगे, इसको ऐसे ये छोटा कर देते हैं, ये क्षेत्र ये ऐसे रहेगा। थोड़ा देखो सीतापुर का हमने ले लिया इतना पोर्शन, इधर छूट गया इधर का। अब यहाँ पे जनसंख्या, अब ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से बड़ा कर लो, तो उन्नाव का क्षेत्र यहाँ तक हो गया। ठीक, तो यही है क्या, पुनर्निर्धारण किया गया। तो निर्वाचन क्षेत्र थे ये, तो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन किया गया, किसी में जोड़ा गया, किसी में घटाया गया। क्यों? ताकि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या लगभग समान रहे। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या समान रहे, इसलिए ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, महिला आरक्षण जो भी बिल पास किया गया है उसको भी इसी में लागू किया जाएगा, क्योंकि उसमें भी प्रावधान है कि जब पहला 2026 की जनगणना होगी तो उसके बाद इसमें प्रावधान जो अभी संविधान संशोधन हुआ उसमें ये लिखा है कि संविधान संशोधन के बाद जो भी पहली जनगणना होगी उसी के बेसिस पर महिलाओं का आरक्षण किया जाएगा उसके तुरंत बाद। तो इसका भी होना है। तो ये सब चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ परिसीमन को लेकर एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए, परिसीमन में हम अभी जनसंख्या का जो आधार है वो 1971 की जनसंख्या का चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने टोटली जो देखा वो डिस्क्राइब किया कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। एक आस्पेक्ट शायद छूट गया, पीटी में जो पूछा भी जाता है, क्या कि कौन करवाता है जनगणना। तो जो जनगणना करवाता है उसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। इस समय है मृत्युंजय कुमार, इनका रिटायरमेंट भी था तो इनको एक्सटेंशन सरकार ने दे दिया था ताकि ये जनगणना हो सके। ये कौन सी मंत्रालय के अंडर में आता है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। तो आप बताएंगे कि गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। इस समय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं तो उन्हीं के अंडर में ये है ये ऑफिस। एक और चीज़ जो पूछा ही जाता है, इसका जो विधिक प्रावधान है, लीगल बैकिंग, जैसे जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप बताएंगे जनगणना संघ सूची का विषय है। दूसरा, जनगणना कौन से अधिनियम से करवाते हैं, तो जनगणना अधिनियम से करवाते हैं, और वो कब का है, वो 1948 का है। इसी के साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और थैंक यू।